दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई कमाल की मूवी बस्तर को, जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बस्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के कुछ गाँव की न्यूज दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर माओवादियों यानी कि नक्सल्स का कितना दबदबा है। फिर सीन चेंज होता है एक कोर्ट केस पर, जो कि लेखिका वान्या रॉय और प्रोफेसर यमुना नागर की वकील नीलम वर्सेस पुलिस आईजी निर्जा की तरफ के वकील यशपाल के बीच लड़ा जा रहा था। नीलम का कहना था कि निर्जा और उसके पुलिस साथियों ने देश के अलग अलग नक्सल प्रभावित जगहों पर कई फर्जी एनकाउंटर्स, बलात्कार और रातों रात पूरे के पूरे गांव को जला देने जैसा संगीन अपराध किया है। ये सब कुछ वो नक्सल को मिटाने के नाम पर करती जा रही है। ऊपर से बस्तर में उसने सलवा जुडुम नाम की एक पहल भी शुरू की है, जो कि ऐसा ग्रुप है जिसके तहत मासूम गाँव वालों को नक्सल से लड़ने के नाम पर उनके हाथों में हथियार थमा दिया गया है। सलवा जुडुम के लीडर का नाम है राजेंद्र, जो कि निर्जा के साथ मिलकर इस अपराध में बराबर का भागीदारी है। आगे नीलम अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि असल में नक्सलवादी तो एक बहाना है। निर्जा आदिवासियों से नफरत करती है और नक्सल्स के नाम पर वो उन्हीं मासूम आदिवासियों को खत्म करती जा रही है। इसी के साथ सीन निर्जा की तरफ शिफ्ट होता है, जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर इस हालत में भी वो बस्तर के इस खतरनाक इलाके में अपनी ड्यूटी कर रही है। उसने कसम खाई है कि वो माओवादियों को जड़ से मिटाकर रहेगी, जबकि निर्जा को यह बात अच्छे से पता है कि यहाँ किसी भी पल उस पर गोली चल सकती है। अब अपना चेकअप करवाने के बाद निर्जा राजेंद्र से मिलने जाती है। दूसरी तरफ बस्तर के एक छोटे से कस्बे में हम मिलिंद नाम के आदमी को देखते हैं, जिसके परिवार में रत्ना नाम की बीवी, रमा नाम की एक बेटी और एक बेटा रमन होता है। मिलिंद गांव वालों के साथ मिलकर एक तिरंगा फहराता है। तभी वहाँ नक्सल्स आ जाते हैं, जो कि सबसे पहले वहाँ मौजूद सभी लोगों को पकड़ते हैं और फिर तिरंगे को हटाकर अपना लाल झंडा लगा देते हैं। फिर ये नक्सल्स मिलिंद सहित बाकी सभी लोगों को अपने बेस कैंप में ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में जब उनमें से एक नक्सल निर्जा के हेलीकॉप्टर को जाता देख उस पर नीचे से गोलियां चलाने लगता है, तब उस हेलीकॉप्टर में बैठी निर्जा को जरा भी असर नहीं होता और इससे पता चलता है कि ये तो उसका रोज का काम है। इसके बाद नक्सल्स उन सभी लोगों को लेकर अपने बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां हम इस नक्सल ग्रुप के लीडर लंका रेड्डी को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से कहता है कि हमारा मकसद है भारत की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर मोस्ट गवर्नमेंट को लाने का। रेड्डी के मुताबिक वो लोग क्रांतिकारी हैं, जो कि तब तक खून की नदियां बहाते रहेंगे जब तक कि लाल किले पर इनका लाल झंडा नहीं फहर जाता। अब हम इस पूरी जगह को देखते हैं कि कैसे नक्सल्स के पास आधुनिक हथियार है। ये लोग लड़के और लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही आसपास के सारे इलाकों पर भी इन्हीं का कब्जा है। यह नक्सल से फैसला करते हैं कि किसे कितनी जमीन दी जाएगी और ये लोग हर एक घर से कम एक लड़के या लड़की को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं और जो भी इसके खिलाफ जाता है उसे जन अदालत लगाकर मौत दी जाती है। साथ ही ये सभी लोग एक दूसरे को कॉमरेड कहकर बुलाते हैं। अब समय आता है मिलिंद के गुनाहों पर जन अदालत के फैसले का। यहाँ उस पर देश का झंडा फहराने का इल्जाम लगाया जाता है, जिसको सुन सभी कहते हैं कि इसे तो मार देना चाहिए। ये देख मिलिंद की बीवी रत्ना रेड्डी से विनती करती है कि हमसे गलती हो गई, आप हमें एक बार माफ कर दो, हम इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। रत्ना के बेटे रमन को भी ये नक्सल लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अब वो उसे सिपाही के तौर पर ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगे। रेड्डी रत्ना को लात मारकर मिलिंद को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिससे अब मिलिंद को जब यकीन हो जाता है कि वो बच नहीं सकता, वो रेड्डी से कहता है कि तो जो ये सब कर रहा है एक दिन तुझे इससे भी भयानक मौत मिलेगी। ये सुनते ही रेड्डी कुल्हाड़ी से सबसे पहले उसका हाथ काट डालता है, फिर उसी कुल्हाड़ी के दूसरे वार से उसके गले को काट डालता है। फिर रेड्डी उसका हाथ पैर सब कुछ काटता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। यहाँ रेड्डी ने उसकी लाश के 32 टुकड़े किए थे। इसके साथ रेड्डी रत्ना को वहाँ मौजूद एक लाल खंबा दिखाता है, जिसमें कई सारे मर चुके नक्सल्स की तस्वीरें लगी हुई थी। रेड्डी कहता है कि अब तो मेरे शहीद भाइयों की याद में बने इस स्तंभ को अपने पति के खून से रंगोगी। तब रोते हुए रत्ना को ये भी करना पड़ता है। फिलहाल सीन चेंज होता है कोर्ट की तरफ, जहाँ नीलम कहती है कि बस्तर में नक्सल्स ने 5 गांव वालों को मार दिया। इस पर निर्जा ने वन्या और यमुना पर ही एफआईआर कर दी। नीलम कहती है कि इस एफआईआर को तुरंत रद्द करके उल्टा आईजी निर्जा के खिलाफ इंक्वायरी बैठानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से सलवा जुदुम को बंद करके राजेंद्र के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाना चाहिए। नीलम की इन सभी मांगों पर यशपाल जज को सबूत दिखाता है कि वन्या और यमुना के खिलाफ कई गाँव वालों ने गवाही देकर अपना अंगूठा लगाया है। इन दोनों ने ही उन 5 गाँव वालों के नाम खुद नक्सल्स को दिए थे, क्योंकि वो सलवा जुदुम में शामिल हुए थे और बाकी लोगों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वैसे दोस्तों, मैं आपको सलवा जुदुम का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है शांति का कारवां। अब यशपाल की दलील पर नीलम कहती है कि भोले भाले गांव वालों को बहलाकर इस गवाही पर अंगूठा लगवा लिया होगा, यह भी भला कोई सबूत हुआ। यहाँ नीलम की दलील मानते हुए जजेस यशपाल को कोई ठोस सबूत लाने के लिए 45 दिन का वक्त देते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि तब तक वन्या और यमुना को कोई भी पुलिस या कोई और परेशान नहीं करेगा। इधर बस्तर में निर्जा राजेंद्र से मिलने के साथ साथ सलवा जुदुम के कैंप में भी जाती है। तब राजेंद्र उसे केस के बारे में बताता
है कि हमारा पक्ष कमजोर पड़ रहा है। वहीं इधर ये नक्सल्स ना तो कोई रोड बनने दे रहे हैं, ना तो स्कूल और हॉस्पिटल खुलने दे रहे हैं। इनकी जड़ काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है, जिस पर नीरजा कहती है कि हमें किसी भी तरह वन्य और यमुना के खिलाफ सबूत लाना ही होगा। इस पर राजेंद्र कहता है कि उन लोगों ने मिलिंद के परिवार को उठा लिया है, जो सुनकर नीरजा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम इन नक्सल्स के ग्रुप के लीडर नारायण को वन्या के साथ देखते हैं। यहाँ ये लोग एक मीटिंग करने आए हुए थे, जहाँ लंका रेड्डी भी मौजूद था। इसके अलावा हम यहाँ पर फिलीपींस और स्पेन के कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ लश्कर, LTTE और उल्फा जैसे आतंकी संगठन के लीडर्स को देखते हैं। यहाँ ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सारी फंडिंग इन्हें विदेश से आती है। इन सभी लोगों का असली मकसद है देश को अंदर से ही दीमक की तरह खत्म करना। वन्या नारायण से बताती है कि हमारे लोग आर्ट से लेकर बॉलीवुड तक में मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अपने नैरेटिव को और भी ज्यादा फैला सकते हैं। नारायण रेड्डी से कहता है कि नीरजा जो भी कर रही है उसे करने दो। इस देश को खोखला करने के लिए इसके सिस्टम पर हमने कंट्रोल बना लिया है। अब चीजें हमारे फेवर में होंगी। इसके बाद हम रत्ना को देखते हैं, जो अपने पति की लाश के टुकड़ों को सर पर लाद कर अपने गाँव में आती है और खुद ही जमीन खोद कर उन्हें काटती है। इस दौरान वो याद करती है कि मिलिंद बस इतना चाहता था कि उसके दोनों ही बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिए। ये सब याद करके वो काफी रोती है। उधर नारायण से रेड्डी कहता है कि आप संभल कर यहाँ से आओ जाओ, क्योंकि मुझे सुनने को मिला है कि नीरजा आपको पकड़ना चाहती है। इस पर नारायण कहता है कि इन जंगलों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ तो कई नीरजा आई और गई, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अब सीन कोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर नीलम जज के सामने फिर से सलवा जुडुम को बैन करने की बात करती है। वो कहते हैं कि जिन गाँव वालों को लिखना पढ़ना भी नहीं आता, उन्हें सलवा जुडुम ने बंदूकें पकड़ा दी हैं। बस्तर में क्या कोई कानून और ह्यूमन राइट नहीं है? यहाँ नीलम नक्सलियों के ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी। जवाब में यशपाल कोर्ट में एक पेपर के फ्रंट पेज के आर्टिकल को दिखाता है, जिसके तहत पिछले 100 सालों में कम्युनिज्म ने करीब 10 करोड़ लोगों की जान ली है। साथ ही वो कहता है कि सोवियत संघ, चाइना, कंबोडिया के तानाशाह के द्वारा किए गए कई ऐसे नरसंहार और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के किम जंग उन को फॉलो करने वाले ये लोग ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए कितने दोगले लगते हैं। अगर आदिवासी लोग खुद को हिफाजत करना नहीं सीखेंगे तो ये नक्सल्स उन्हें मारते रहेंगे। सलवा जुडुम के तहत उन आदिवासियों को SPO यानी स्पेशल पुलिस फोर्स की पदवी मिलती है, जो कि वो भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब बस्तर में नीरजा राजेंद्र के साथ रत्ना से आकर मिलती है और उसे समझाती है कि मिलिंद का सपना था कि रमा पढ़ाई करे, तो तुम उसे स्कूल में दाखिल करो, और रही बात तुम्हारी तो तुम SPO बनकर रेड्डी से अपना बदला ले सकती हो। यह नीरजा रत्ना से ये भी वादा करती है कि मैं तुम्हारे बेटे रमन को किसी भी हाल में ढूंढ कर रहूंगी। नीरजा की बात मानकर रत्ना अपने पति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, ताकि नारायण और रेड्डी के खिलाफ FIR हो सके। और नीरजा कुछ भी करके नारायण को पकड़ना चाहती थी। इधर मीडिया में लेकर सलवा जुडुम के बैन को लेकर बातें शुरू हो जाती हैं। एक तरह से सरकार पर इसे बैन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वहीं बस्तर में सलवा जुडुम की मदद से नीरजा नारायण को आखिरकार पकड़ने में कामयाब हो जाती है, जिसकी इस तरह पकड़े जाने से रेड्डी बौखला जाता है और वो CRPF के कैंप नंबर 27 पर हमला करने का प्लान बनाता है, क्योंकि उस कैंप में मौजूद जवानों ने करीब 48 घंटे की लगातार ड्यूटी की थी और ऊपर से उन्होंने दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाया था। इसलिए रेड्डी फायरिंग करके पहले नीरजा को कंफ्यूज करता है, ताकि उसे नक्सल्स के इस हमले के बारे में पता न लगे कि वो किस कैंप में हमला करने वाले हैं। लेकिन जल्द ही नीरजा को पता लग जाता है कि उनकी प्लानिंग क्या है। इसलिए तुरंत नीरजा होम मिनिस्टर को कॉल करके बैकअप की मांग करती है, जिस पर मिनिस्टर उल्टा उससे कहते हैं कि पहले तुम मुझे सबूत दो कि वो हमला करने वाले हैं। अब भला इसका सबूत नीरजा कैसे देती? वो हार कर फोन रख देती है और उधर कैंप में रेड्डी और उसके नक्सल साथी कई जवानों को जिंदा जला देते हैं और साथ ही कईयों को काट पीट कर बहुत ही दर्दनाक मौत देते हैं। यहाँ करीब 76 जवानों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज में जश्न मनाया जाता है। अब इधर जश्न मन रहा था तो दूसरी तरफ जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उनकी बॉडीज को देख नीरजा भी रो पड़ती है। अब CRPF जवानों की हुई इन मौतों के लिए होम मिनिस्टर उल्टा नीरजा को गुनहगार ठहराते हैं, जिस पर नीरजा कहते हैं कि मैंने तो आपको कॉल करके बताया था, लेकिन आपने ही मेरी नहीं सुनी। मैं कितना गिड़गिड़ाई कि आप बैकअप भेज दीजिए, लेकिन आपसे तो एक ऑर्डर पास नहीं हुआ। आपको हमला होने से पहले उस हमले का सबूत चाहिए था। मुझे पता है आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी घटनाओं के लिए हर साल डिस्टर्ब एरिया फंड इशू होता है। जितने ज्यादा मामले उतना ज्यादा फंड, इसलिए आप चाहते नहीं है कि माओवादियों की ये समस्या जड़ से खत्म हो। नीरजा की इस बात पर मिनिस्टर भड़क जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, चल बता अब मेरा क्या कर लेगी। नीरजा जो चाहती थी वो मिनिस्टर ने खुद ही बोल दिया और इस मीटिंग की उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी, जिस कारण न चाहते हुए भी हार कर मिनिस्टर को नीरजा के कहे मुताबिक उसे फोर्स देनी पड़ती है, ताकि वो लंका रेड्डी पर हमला करके उसे मार सके। अब कोर्ट में यशपाल अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करते हुए कहता है कि नारायण को छुड़ाने के लिए देश भर से कई सारे प्रोफेसर, राइटर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सबसे करीब 576 सिग्नेचर आए हैं, लेकिन कोई भी उन 76 CRPF जवानों की बात कर ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी देश के टुकड़े करने के नारे लगा रही है और उन जवानों की मौत का जश्न मना रही है। क्या ये सब किसी को दिख नहीं रहा? या किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वान्या
बस्तर शांति स्थापित करने गई, तब तक वहाँ पर कई सारे लोगों की जान गई है। साथ ही वो कहता है कि इन्हें आपत्ति है सलवा जदोम से, लेकिन जो नक्सल्स 12 साल तक के बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनके अंदर नफरत का बीज बोते हैं और उनके हाथों में हथियार थमा देते हैं, क्या वो सही है? यहाँ वो कहता है कि आप जानते हैं कि ये लोग बस्तर के ही आदिवासियों पर इतना मेहरबान क्यों हैं? क्योंकि आदिवासी तो देश भर में और भी कई जगह पर हैं, लेकिन वही बस्तर के आदिवासियों का ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि बस्तर के खनिज और वहाँ पाए जाने वाले कीमती पत्थर काफी ज्यादा होते हैं, जिससे इन्हें ही फायदा है, फिर चाहे उसके लिए इन्हें खून क्यों न बहाना पड़े। अब नीरजा को फोर्स मिल गई थी तो वो 3 बटालियंस के साथ लंका रेड्डी को मारने और नक्सल्स पर हमला करने के प्लान में लग गई थी। साथ ही इधर रमन की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी। रमन का नक्सल्स ने इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि वो अब उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार था और यहाँ रत्ना भी रेड्डी को मार गिराने के लिए उतावली थी। अब नीरजा की इस प्लान के बारे में जब रेड्डी को खबर मिलती है तब वो जान बचाने के लिए बस्तर से निकलने का सोचता है, जिसमें उसकी मदद वान्या करती है। वो आंध्र के सीएम तक ये संदेशा पहुंचाती है कि हम आंध्र प्रदेश में शांति सुनिश्चित करेंगे और आपके इस बार के इलेक्शन में मदद भी करेंगे, बस बदले में आप लंका रेड्डी को निकालने का सेफ रास्ता दीजिए। कुछ ही समय में नीरजा अपनी बटालियन के साथ नक्सल्स पर हमला कर देती है, जिस हमले के दौरान वो खुद घायल हो जाती है और उसमें उसके पेट में एक तीर और 2 गोली लगी थी। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आज कोर्ट में फैसले का दिन था। नीलम अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि सलवा जदोम की वजह से गाँव वाले क्राइम कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग और 3000 रूपए का लालच देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर की उपाधि देना कहाँ तक सही है? नीरजा वहाँ बेकसूर लोगों को मारती जा रही है और उसने अपनी जिद को पूरा करने के लिए नारायण जैसे भोले इंसान जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है उन्हें पकड़ रखा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि नीरजा को सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, राजेंद्र पर केस चलाया जाए और उनके द्वारा शुरू की गई सलवा जुदुम पर बैन भी लगाया जाए। साथ ही वो कहती कि वहाँ से सीआरपीएफ को भी वापस बुला लेना चाहिए, जिससे गाँव वाले काफी खुश रहेंगे और साथ ही नारायण को भी छोड़ देना चाहिए। इसके जवाब में यशपाल अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि ये जो सलवा जुदुम है वो पुलिस अधिनियम एक्ट 1861 की पालना करता है और बिल्कुल सही है। आपको किसी सरकार से आपत्ति है तो बिल्कुल अपना पॉइंट रखिए। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, पर आपके मुताबिक आतंकवादी और नक्सल्स तो क्रांतिकारी हैं। चाइना, कंबोडिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में आपकी विचारधारा वाली सरकार है जहाँ खुलेआम हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही आप भारत की सत्ता हासिल करके करना चाहती है ना? साथ ही वो कहता है कि हर तरफ से आप लोगों का नैरेटिव बदलना चाहते हो, पर आज का युवा अंधा नहीं है। आज नहीं तो कल उसे सच्चाई दिखेगी। बस्तर में 80 किलोमीटर की रोड बननी है पर सिर्फ 46 किलोमीटर तक ही बन पाई और 50 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी। ये कैसे क्रांतिकारी हैं जो ना तो रोड बनने देते हैं, ना ही साफ पानी आने देते हैं और ना ही स्कूल और हॉस्पिटल बनने देते हैं। इसलिए अगर सलवा जुदुम पर अगर बैन लगेगा तो बस्तर में मौत का नंगा नाच होगा। यशपाल के तरह कहने के बाद भी कोर्ट नारायण को छोड़ देती है और सलवा जुदुम पर बैन लगा देती है। वान्या और यमुना के खिलाफ हुई एफआईआर को भी रद्द कर दिया जाता है और नीरजा पर इंक्वायरी बिठाने का आदेश दिया जाता है। अब इधर नीरजा तो बच गई थी लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाया था। साथ ही उसे जब केस के बारे में पता चलता है तो वो उदास हो जाती है। यशपाल उससे कहता है कि अब हर तरफ नक्सली लोगों को मारते फिरेंगे क्योंकि गाँव वालों से हथियार ले लिए गए हैं। कम्युनिज्म का असली रूप अब देखने को मिलेगा सभी को और हम देखते हैं कि जैसा यशपाल ने कहा था ठीक वैसा ही होता है और नक्सल्स गाँव वालों को पकड़ पकड़ कर मारने लग जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने राजेंद्र के काफिले को भी बॉम्ब से उड़ाकर उन्हें काफी बेरहमी से पहले गोलियों से छल्ली किया, फिर किसी जानवर की तरह उनकी बॉडी को पूरी तरह से काट दिया। यहाँ पर रत्ना भी मौजूद थी जो छिपकर इन नक्सलियों पर हमला करने ही वाली थी। उसी दौरान उसका सामना अपने बेटे रमन से होता है जो कि अपनी माँ पर बंदूक ताने खड़ा था। रत्ना उससे कहते हैं कि तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू मुझे मार दे या फिर मेरे साथ घर अपनी बहन के पास चल। रत्ना की बात सुनकर रमन टूट जाता है और उसके साथ घर की तरफ जाने लगता है, जिन्हें जाते हुए कुछ नक्सल्स देख लेते हैं और दोनों माँ बेटे पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर रत्ना उन्हें आखिरकार मार गिराती है और रमन को लेकर चली जाती है। इस और नीरजा पर इंक्वायरी बैठ चुकी थी तो दूसरी तरफ लंका रेड्डी बस्तर से निकल आया था। वो अभी खुश हो ही रहा था तभी वो ऊपर हेलीकॉप्टर को देखता है जो उस पर नजर बनाए हुए था। उसे देखते लंका रेड्डी की हवा टाइट हो जाती है और उसके पीछे रत्ना खड़ी थी जो कि अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब रत्ना भी लंका रेड्डी को काफी बुरी तरह से मार डालती है जिससे उसका बदला पूरा होता है और यहाँ नीरजा को इस बारे में पता चलता है तो नीरजा इंक्वायरी के दौरान ही कहती है कि आप जिसे बचाना चाह रहे थे उसे एक औरत ने कुत्ते की मौत दी है। अब कुछ दिनों बाद जब नीरजा ठीक होकर इंक्वायरी में आती है तो कहती है कि आप पूछिए वन्या रॉय से कि वो कैसे खुलेआम मीडिया में हमारे जवानों के खिलाफ जहर उगलती है। आप उस यूनिवर्सिटी से जवाब क्यों नहीं मांगते जहाँ पर हमारे देश के जवानों की शहादत पर जश्न मनाया जाता है। फिर वो कहते कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन ये देश कभी भी झुकेगा नहीं। रही बात मेरी तो मैं नक्सल्स को खत्म करके रहूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम नीरजा को रत्ना, रमन और रमा के साथ बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ नीरजा पर जो भी मामला चल रहा था उसे कोर्ट ने बरी कर दिया था और अब वो तैयार थी माओवादियों का नामोनिशान मिटाने के लिए, जिसके बाद 2010 से 2023 के बीच में नक्सल्स के द्वारा की गई हत्याओं में 70% तक की
गिरावट आई है। साथ ही बस्तर में 80 किलोमीटर रोड थी वो भी बन चुकी है और 50 सालों में पहली बार बस्तर के आसपास के 19 गाँव में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि अब भी नक्सल्स की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आज भी कुछ जगहों पर वो जन अदालत लगाते हैं और लोगों को मारते हैं। साथ ही वन्या, नारायण, नीलम और यमुना के जैसे अर्बन नक्सल्स आज भी एक्टिव हैं, जो कि आज भी देश और देश के जवानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये सब बताने के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।